हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक, रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि संसाधन प्रबंधन। और आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, कि हम इसको क्यों हमें यूज करना चाहिए और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, संसाधन संसाधन क्या होते हैं जिनसे हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन सबको पाने के लिए बेसिक नीड होती है ना। तो इन सबको पाने के लिए जो हम प्रयत्न या फिर जो हम प्रयास कर रहे हैं उसी को हम, और प्रयासों के द्वारा जिनके द्वारा हम ले रहे हैं या अपने उन्हें अपने लक्ष्यों तक हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हमारे संसाधन है। वो चीज हमारी संसाधन है जिससे हम उसके थ्रू मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें एक अच्छी डेफिनेशन में कि जो हम लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जैसे हमें खानी है रोटी, रोटा मतलब खाना खाना है और उसके लिए हमें कमाना है। तो कमाने के लिए हमने क्या चीजें यूज की, ठीक है, हम किसके द्वारा हमें चीजें मिल रही हैं, वो होता है हमारा संसाधन, है ना। तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारा संसाधन प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। अब है क्या संसाधन प्रबंधन, हम देखेंगे कि वो सभी साधन, ठीक है, वो सभी साधन जो इनका उपयोग हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। देखो वही है ना। और ये जो डेफिनेशन दी हुई है बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, और लक्ष्यों को हम कैसे प्राप्त करते हैं, जब लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, कोई भी लक्ष्य किसी का भी हो सकता है, तो उसके लिए उसमें हमारे क्या होने चाहिए, हमें क्या लगता है, समय लगता है, हमें क्या लगता है, ऊर्जा लगती है, धन लगता है, ज्ञान लगता है, रुचि लगता है, कौशल लगता है। कोई भी संसाधन होगा तो उसके लिए हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि संसाधन कैसे होते हैं। तो संसाधन ऐसा नहीं है कि जिसका उपयोग हम बहुत ज्यादा करेंगे, नहीं, संसाधन हमारे सीमित होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको भी हमें एक सीमित मात्रा में ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ जो संसाधन होते हैं वो प्रकृति द्वारा मिल रहे हैं हमें, और कुछ संसाधन जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ठीक है, अब हमें संसाधन भी, और इसके अलावा जो टाइप होते हैं, कुछ होते हैं जो सीमित है, ठीक है, और कुछ होते हैं जो असीमित है। यानी सीमित मतलब जिनका हमने एक बार प्रयोग कर लिया तो वो संसाधन मतलब वो चीज हमारी रहेगी नहीं। ठीक है, अब जैसे हमने मान लो अपनी गाड़ी का पेट्रोल डलवाया स्कूटी में या गाड़ी में, और वो पेट्रोल से हमने चले गए कितनी भी दूर, कितने भी किलोमीटर, तो क्या, और उससे जो हमारा पेट्रोल खर्च हुआ, तो वो पेट्रोल हमारा वापस नहीं आ सकता, जो खर्च हुआ वाला वो वाला। ठीक है, और हम उसमें फिर नया पेट्रोल भरवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं सीमित, यानी कि हमने सीमित ही चीज है और वो फिर अब खत्म हो गई, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो वो हो गए हमारा सीमित। अब इसी में असीमित, यानी कि जो हमें बार बार हमारी साइकिल में आ रहा है, जैसे हवा है, सूरज है, जैसे सूरज दिन निकला शाम हो गई, फिर सूरज आया दिन निकला शाम हुई, तो इसी तरीके से ये हमारे बार बार प्रयोग हो रहे हैं। अब दिन निकल रहा है, विटामिन डी मिल रही है ना, पढ़ते हैं ना हम। तो इसी तरीके से हमारा जो संसाधन होता है, जिनका उपयोग हम अपने जो डेली के हमारे जो कार्य होते हैं उनको पूरा और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वो होते हैं हमारे संसाधन। ठीक है, अब संसाधन कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हमने संसाधन दो प्रकार के पढ़ेंगे, इसके अलावा भी संसाधन हम और पढ़ेंगे। तो सीमित और असीमित। अब सीमित में एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, हमारा टाइम। टाइम यानी कि समय। टाइम जो 24 घंटे हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, और सबके पास एक समान जो सीमित संसाधन है वो है हमारा समय। यानी कि एक बार जाया हुआ समय दोबारा वापस लौट के नहीं आता, और इस समय के 24 घंटे को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग मेहनत करके यूज कर रहे हैं और कुछ लोग उसको सो के यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो समय हमारा कैसा साधन है, सीमित, और कैसा साधन है जो सबके पास समान होता है। ठीक है, 24 घंटे सभी के पास है ना।
दिन में केवल कितने घंटे हैं? 24। और धन जैसे संसाधन भी हमारे सीमित होते हैं, धन भी हमारा सीमित है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास, लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा अगर सीमित संसाधन में पूछा जाए और ये पूछा जाए कि जो समान है सभी में और सीमित है, तो कौन सा है वो? 24 आवर्स, यानी कि हमारा समय, है ना, आया समझ में। और असीमित यानी कि जो हमारी कभी भी इच्छाएं होती है ना, तो वो कभी भी पूरी करने के लिए हमारी दूसरी इच्छा हो जाती है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरा इच्छा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारी असीमित लक्ष्य में आती है, ठीक है। जैसे लक्ष्य जो होता है वो हमारा असीमित है, ठीक है। इसके बाद इसीलिए हमें लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए प्रबंधन हमारा आवश्यक होता है। अब संसाधन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मानव और एक होता है हमारा गैर मानव या फिर भौतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। मानव यानी कि जो मानव, मानवीय भी कहते हैं इसको हम, और गैर मानव यानी कि गैर मानवीय के नाम से भी जानते हैं, जो अगर हम पढ़ते थे। लेकिन जब हमारी एनसीईआरटी देती है तो इसकी देती है मानव और इसको कहती है गैर मानव या फिर भौतिक संसाधन। मानवीय जो हमारे अंदर निहित होते हैं, यानी कि हम उसको उसको कोई हमारे से चुरा नहीं सकता, कोई हमसे ले नहीं सकता, तो वो हमारे मानवीय होते हैं, यानी कि मानव संसाधन होते हैं। अब उन मानव संसाधन में भी हमारा क्या होता है? उसमें होता है हमारा ज्ञान। जैसे कि हमारा ज्ञान कोई सामने वाला चुरा लेगा? मान लीजिए कि अगर कोई सामने वाला बेकार है पढ़ने में और हम अच्छे हैं, तो क्या वो ले लेगा हमारा ज्ञान? नहीं ले पाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही अभिवृत्ति या रुचि, अगर हमें किसी चीज में रुचि आ रही है पढ़ने में और उसको दूसरे वाले को नहीं आ रही है, तो वो सोचेगा कि हम मैं भी इसकी तरह रुचि लाऊं, वो हमसे चुरा लेगा क्या? नहीं चुरा पाएगा ना। तो ये कौशल, कौशल यानी कि हम किसी चीज को सीख रहे हैं। समय, समय समय सबके पास एक बराबर है, ठीक है। तो वो कैसा है? हमारा मानवीय। तो उस समय को, और मानवीय क्यों है? क्योंकि वो उस समय को कैसे यूज कर रहा है वो उसका समय है, ठीक है। वो किसी दूसरे का समय, वो अपना समय उसके पास है, हमारा समय हमारे पास है ना। और इसके अलावा ऊर्जा, यानी कि ये तो हमारा है ही कि हमारे अंदर ज्यादा ऊर्जा है, हम मोटे हैं, हमारे अंदर पतले हैं, हम ज्यादा कम ऊर्जा है, तो ये सबकी ऊर्जाएं अपनी अलग होती हैं, यानी कि मानवीय है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? जिसे हमारा छुआ ना जा सके, यानी कि छुआ ना जा सके, चुराया ना जा सके, ठीक है, और मानव के अंदर निहित होता है, उसको कहते हैं हम मानव संसाधन। इसके बाद फिर होता है हमारा एक गैर मानवीय या फिर गैर मानव, और इसके अलावा इसको किस नाम से जानते हैं? भौतिक संसाधन, यानी कि जो हमें किस चीज से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमें कैसे मिल रहे हैं मौनिक? मान लीजिए जैसे हम देख सकते हैं, चुरा सकते हैं, ठीक है, और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो गैर मानव यानी कि जिसको हम छू सकें, चुरा सकें, और हम उनको देख भी रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा गैर मानव यानी कि भौतिक संसाधन। तो वो कौन कौन से हैं हमारे? धन जैसे स्थान, साज सामग्री या फिर उपस्कर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो इसमें हमारा क्या दिया है? एनसीईआरटी ने संसाधन में मानव और गैर मानव दिया है। उसके बाद जो ये एग्जाम्पल दिए हैं ना, एक एक ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, समय, ऊर्जा, इसको भी एक एक करके डिफाइन किया है और उसके भी एग्जाम्पल इन्होंने सेट किए हैं कि मतलब आप इसको कैसे बताओगे कि ज्ञान है या नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं उसी चीज को कि मानव संसाधन, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे संसाधन व्यक्ति के भीतर होते हैं, यानी कि हमारे अंदर होते हैं, हम उसको अमूर्त कहते हैं। कैसे कहते हैं मानव संसाधन को? अगर मान लीजिए तो उसको हम अमूर्त भी कहते हैं, यानी कि इनको हम छू नहीं सकते, उपयोग किया जा सकता है। हमारी ऊर्जा को छू थोड़ी ना सकेगा कोई, हम उसका उपयोग ही तो करते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई फोन उठाने में उसका उपयोग, तो ये हमारी ऊर्जा का उपयोग हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर आता है एक विकासशील, यानी कि प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से इन्हें विकसित किया जा सकता है ना। उदाहरण जैसे कि हमारा किसी भी कार्य को करने का कौशल, ये किसी भी कार्यकलाप को करने के लिए प्रमुख संसाधन होते हैं, मानव संसाधन, यानी कि जो हमारे अंदर निहित होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक करके इन सभी मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है हमारा, यानी कि आपको किसी काम को करने से पहले
ज्ञान की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उससे पहले मुझे भी इस टॉपिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, वरना मैं इसको नहीं समझा पाऊंगी या नहीं पढ़ा पाऊंगी, है ना। तो अगर रसोईया भी है तो उसको खाना बनाने से पहले उस चीज को खाना उसको खुद को खाना बनाना आना चाहिए, है ना। और अगर कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर है तो उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए भाई, तभी तो वो पढ़ा पाएगा या फिर तभी तो वो कर पाएगा अपना काम। ठीक है, तो इसके बाद होता है हमारा ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की हमारी पहली आवश्यकता ज्ञान, यानी कि जो काम हम सबसे पहले करने वाले हैं उसका ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा रुचि या फिर उत्प्रेरण। तो रुचि रुचि मतलब क्या होता है? हमें कोई काम हम करना चाह रहे हैं और अगर हमें रुचि नहीं आ रही है तो क्या वो काम अच्छे से हो पाएगा? वो काम हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो हमें उस काम का ज्ञान है और वो काम हमें करना है लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा, तो हमें उस काम को करने में ना तो हमें अच्छा लगेगा और ना हमारा मन करेगा कि हम उसको पूरा करें। तो किसी भी काम को करने के लिए हमारा रुचि का होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्या होगा? कार्य करने की इच्छा ज्ञान होने पर भी बिना रुचि के कार्य नहीं होता, यानी कि अगर हमारे कार्य करने की इच्छा नहीं है तो अगर रुचि नहीं आ रही तो वो हमारा और ज्ञान हमें है लेकिन वो कार्य बिना रुचि के नहीं हो पाता। ठीक है, अब यह मान लो उदाहरण, यदि कोई छात्र है और उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, ठीक है, तो सब साधन होने के बाद भी वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप कहते हो ना कि ये गांव का बच्चा यहाँ पे ये बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो उसे क्या थी? रुचि थी उसे कि उसे पढ़ना है, उसके पास साधन भी उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी उसे पढ़ना है और वो एक दिन बन के आ गया। और एक आप लोग हाई क्लास फैमिली में, अब उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमारा बच्चा आईएएस पीसीएस बनेगा, है ना, और उसे कोई रुचि नहीं है, तो क्या वो उसको बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हमारा रुचि का होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम और आगे बढ़े। थर्ड वन आता है हमारा कौशल। कौशल यानी कि क्षमताएं, कि हमें उस चीज में कितना कौशल है या फिर हम अपने जो काम कर रहे हैं हम उसमें कौशल हैं, हमारी क्षमताएं कितनी हैं, ये हमें पता होना जरूरी होता है। तो सभी व्यक्ति के जो कौशल होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। किसी को किसी में कौशल है, मान लो किसी को गाना गाना है, किसी को खाना बनाना है ना। तो ये सबके अपने अलग कौशल होते हैं, जो जिसमें अच्छा है वो अपना उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया है कि हर व्यक्ति सभी कार्यों में कुशल नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए अगर हमारा होम साइंस अच्छा है तो हम मैथ में अच्छे नहीं होंगे, या फिर हमारा मैथ अच्छा है तो हम किसी ना किसी सब्जेक्ट में बेकार होंगे, थ्योरी नहीं लिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हर व्यक्ति सभी काम में कुशल हो ये जरूरी नहीं होता, फिर तो वो प्रखर बुद्धि वाला बन जाता है अगर वो हर चीज में आपको मान लो अच्छा है तो। ठीक है, तो वो अपनी रुचियों और प्रशिक्षण से विशेष कौशल प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर उसको रुचि खाना पकाने में हो रही है तो वो उसी को आगे अपना प्रशिक्षण यानी कि पढ़ाई करेगा और उसकी ट्रेनिंग करेगा और उसमें वो अपना विशेष कौशल को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण जैसे कि आप समझो, नृत्य, बेकिंग, सिलाई कला या फिर कला। ठीक है, नृत्य यानी कि डांस, है ना। अब आता है हमारा लास्ट इसमें, तो ये होता है हमारा समय, जिनके बारे में बताया हुआ है एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग मानव में। ठीक है, समय समय हमारा सबसे मूल्यवान और समान रूप से उपलब्ध संसाधन है। एक तो ये चीज बनती है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक कोई ऐसा संसाधन बताओ जो सभी के पास समान रूप से और मूल्यवान भी है, वो कौन सा होगा? हमारा समय। समय कितना है? 24 आवर्स, हमारे पास भी आपके पास भी। ठीक है, क्योंकि जो समय है एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आ पाता, सीमित भी है ये, है ना। और हमारे लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है? हमारा समय का प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अब जैसे समय का अगर आप देखो, ब्रिटेन से ये शुरू हुआ था 8-8 का कॉन्सेप्ट, ये लास्ट टाइम पीजीटी में आया था। ठीक है, आया था इस लास्ट टाइम। अब 8 घंटे सोना, 8 घंटे आराम करना और 8 घंटे कुछ और काम करना। ठीक है, अब की बार क्या आया? 24 आवर्स में से काम का समय, खाली समय और गैर काम का समय इस वाले में से आया, यानी कि
समय से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो समय कैसा है? समान रूप से उपलब्ध संसाधन, यानी कि वो सभी के लिए समान है। और कैसा है? सीमित भी है ना, क्योंकि एक बार जाया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ठीक है। और आपकी जो एनसीईआरटी में ना किसी भी तरीके की 11th क्लास की बुक का है पूरा, और इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी है, किसी भी राइटर के अकॉर्डिंग नहीं बताया है। बट अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और अभी तो हम पढ़ रहे हैं इसकी थ्योरी, तो हमें थ्योरी पहले पता होनी चाहिए कि हमारा समय मतलब हमारी डेफिनेशन या फिर हमारा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हमने समय भी पढ़ा, और ये हमारा रह गया था, लास्ट वन रह गया था, लास्ट नहीं था वो, ऊर्जा। ठीक है। अब ऊर्जा, ऊर्जा हमारी कैसी है? शारीरिक और मानसिक, दो तरह से है। ठीक है। और भी तरह से हम ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी है, किसी और की नहीं है। हमारी ऊर्जा हम यूज करेंगे, कोई हमारी ऊर्जा दूसरा यूज नहीं करेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारी ऊर्जा दूसरा अपने काम के लिए यूज कर सकता है। कैसे? बेवकूफ बना के यूज कर सकता है कि आप ही मेरा ये काम कर दो, और हम उस काम में लगे पड़े हैं। ठीक है। और वो उसने अपनी कोई ऊर्जा यूज नहीं करी, उसका काम उसको करा कराया मिल गया। ठीक है। लेकिन वो चीज ऊर्जा है हमारी, है ना, उसको कोई और हमसे चुरा नहीं सकता। ठीक है। तो कार्य करने के लिए दोनों प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे शारीरिक ऊर्जा और हमारी मानसिक ऊर्जा। ठीक है। विश्राम और कार्य का संतुलन आवश्यक होता है ताकि थकावट से बचा जा सके, क्योंकि अगर हमारा हम केवल काम करते रहेंगे और हम उसमें आराम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम उस काम में हमें मन नहीं लगेगा। एक टाइम के बाद वो काम हमें बोझ लगने लगेगा। तो इसीलिए हमारा जो काम होता है और जो विश्राम होता है उसमें संतुलन बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम भारी काम करें तब हमारी ऊर्जा चरम पर हो, यानी कि हमें हमारी जब हम स्टार्टिंग सुबह होती है तो हमारी ऊर्जा कैसी होती है? ठीक ठाक होती है, बढ़िया, सो के उठते हैं, आराम से उठते हैं, तो हमारी ऊर्जा अच्छी होती है। तब हम उन भारी कामों को कर सकते हैं, उन बड़े कामों को कर सकते हैं जिसमें हमें ज्यादा एनर्जी यूज करनी है। ठीक है। और उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी के काम को खत्म करते हैं। तो हमारा एक काम मैनेजमेंट यानी कि वर्क मैनेजमेंट भी उसी टाइप से होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो वो हमारे बताए हैं गैर मानव, जिसको हम अमानवीय भी बोल सकते हैं। ठीक है। और भौतिक संसाधन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या होते हैं? जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको मापा जा सकता है, वो होते हैं हमारे गैर मानव, या फिर भौतिक संसाधन, या फिर अमानवीय, कुछ भी कह सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपने पढ़ा है अमानवीय, इसके अलावा दूसरा पढ़ा नहीं है, और बोल दे कि बताओ इसमें से गैर मानव कौन सा है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए तीनों चीजें आपको बता दी गई हैं कि अमानवीय भी हम इसी को कहेंगे, गैर मानव भी इसी को कहेंगे, और भौतिक संसाधन भी हम इसी को कहते हैं, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, और हम उसको चुरा भी सकते हैं और माप भी सकते हैं। ठीक है। तो जो अमूर्त होता है वो कैसा है? मानव वाला। ठीक है। मानव के अंदर निहित है ना, अमूर्त है वो। और मूर्त कैसा है? जिसको हम देख सक रहे हैं, है ना। तो कैसे होते हैं? बाह्य होते हैं, ये संसाधन व्यक्ति के बाहर निहित होते हैं। अब इसके बाद इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, और इनको चुराया भी जा सकता है। ठीक है। सीमित में क्या हो जाएगा? अगर बात करें इसके सीमित साधन की, तो वो होता है धन और भौतिक वस्तुएं सीमित मात्रा में होती हैं, इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। यानी कि धन भी हमारा सीमित मात्रा में होता है। अब मान लो आपको एक सैलरी मिल रही है, जितना भी मिल रहा है, मंथ का 70 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, तो आप उसको एक महीने में कैसे खर्च करोगे, वो उसका आपको प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है। अब शुरू में हमारे पास ज्यादा है और बाद में हमारे पास कम है, तो ये भी हमारे लिए, हमें उसको भी मैनेजमेंट करना है कि हम इससे पूरा महीना आराम से निकाल सके। यानी बैलेंस बहुत जरूरी है, बेसिकली आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो जैसे हमारा जो धन होता है ये कैसा होता है? एक सीमित मात्रा में होता है, ये सभी के पास एक बराबर नहीं होता, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। ठीक है। स्थान, स्थान हमारा कैसा है? अब हमारा ये स्थान जो भी हमारा घर होता है, तो वो हमारा है, किसी और का है? कैसा है? हम इसको देख सक रहे हैं, छू सक रहे हैं, है ना, घर कितना बड़ा है माप भी रहे हैं, तो ये सब हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है।
जितने भी उपकरण हैं हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, मानवीय, अमानवीय यानी कि गैर मानव और भौतिक संसाधन। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम और बात पढ़े करेंगे तो गुण हमने पढ़ लिए। मानव के अंदर निहित है, देखो प्रकृति यानी कि मानव संसाधन, और गैर मानव में आंतरिक होते हैं मानव वाले, और गैर मानव जो होते हैं वो बाह्य होते हैं यानी कि जो बाहर से देख रहे हैं। मूर्त यानी कि जिस अमूर्त होते हैं मानवीय, क्योंकि जिनको हम छू नहीं सकते, और मूर्त होते हैं वो जिसको छुआ जा सकता है। वितरण, अब इसमें गुण वितरण मतलब आपको कैसे आप इसको यूज कर रहे हो। हर व्यक्ति में गुण अलग होते हैं, और गैर मानव में क्या किया जाता है, या तो खरीदा जाता है या अर्जित किया जा सकता है, मतलब हम उसको सीख सक रहे हैं किसी से। ठीक है। उदाहरण जैसे कि एग्जाम्पल पूछे मानव के तो ज्ञान कौशल समय, और गैर मानव के धन स्थान और उपकरण। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है, असीमित नहीं होते। अब और जो एनसीईआरटी ने और संसाधन बताए हैं वो कैसे बताए हैं, एक व्यक्तिगत बताए हैं और एक बताए हैं साझे के संसाधन, यानी कि अब इसको साझे के बोलो, सामूहिक बोलो, समुदाय के बोलो, ठीक है, किसी के भी बोलो। तो एक क्या होते हैं हमारे साझे के संसाधन या फिर सामूहिक संसाधन। ठीक है। अब एक होता है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। तो जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, हमारे खुद के पर्सनल जो है वो होते हैं व्यक्तिगत, जिसको हम अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज कर सकें। और एक सामूहिक जिसे सब लोग यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं साझे के या फिर सामूहिक। साझे के, सामूहिक यानी कि हम सब मिलके यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है। अब व्यक्तिगत में क्या होता है कि वे संसाधन जो केवल निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारे खुद के हैं, जैसे आपका अपना कौशल यानी कि जो हमें आता है वो हमारा खुद का कौशल है। ज्ञान, समय और आपका अपना स्कूल बैग वो आपका व्यक्तिगत है। जो आप ऑफिस बैग भी कह लो तो वो खुद का है। अब आपसे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपका अपना स्कूल बैग मानो व्यक्तिगत संसाधन में आएगा या फिर साझे के संसाधन में या फिर कौन से में आएगा, तो आप आंसर दोगे व्यक्तिगत संसाधन में आता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो वो होता है हमारा साझे का संसाधन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वे संसाधन जो समुदाय या परिवार के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। मतलब अब हमारे परिवार में और लोग बहुत सारे रहते हैं, वो सब मिलके एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। ठीक है। वो एक परिवार में एक साथ सारे रह रहे हैं तो वो साझा कर रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो वो संसाधन हमारे क्या होते हैं, साझा के संसाधन, यानी कि उदाहरण क्या हो जाएगा, परिवार का घर और साझे के उपकरण। ठीक है। तो ये होता है हमारा साझे का संसाधन, यानी कि वे संसाधन जो समुदाय और या फिर परिवार के अनेक सदस्यों के लिए, एक ही परिवार के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे मानो हमारा घर, हमारे घर में और भी लोग रहते हैं। ठीक है। और साझे के उपकरण। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप हमें इनको याद कर लीजिएगा, एज इट इज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, और अब एक हमने संसाधन और फिर और डिवाइड हुए, फिर कैसे हुए, एक हुए प्राकृतिक और एक हुए हमारे सामुदायिक। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकृति से हमें उपलब्ध हो रहे हैं, यानी कि नेचुरल। ठीक है। हम सभी का दायित्व है कि हमें इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति के द्वारा हमें मिल रहे हैं और हमें उसका मतलब बेकदरी नहीं करनी चाहिए। जैसे अब आप देखो तो कितने वन और जंगल कट रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे प्रकृति हमारी प्रभावित हो रही है और उसमें हमारा कितने बाढ़ आ रही है, सब काम हो रहे हैं। तो ये सारी संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और ज्यादा बढ़ जाएंगी जैसे जैसे हो रहा है। ठीक है। गर्मी बढ़ रही है, कहीं वो बढ़ रही है ठंड। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे उदाहरण बोले प्राकृतिक का, तो वो होता है जल, पहाड़, वायु। एज इट इज आप प्रकृति को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ, ये सबसे बेटर होता है, ताकि आपकी जो हवा कितनी प्रदूषित हो रही है वो ना हो। ठीक है। अब आती है बात सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक, सामुदायिक मतलब सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं थे, साझे में मतलब परिवार के सदस्य, और सामुदायिक मतलब आपके अलावा, आपके परिवार के अलावा बाहर के भी लोग, यानी कि उनको हम क्या कहेंगे, समाज के द्वारा, यानी कि सरकार या फिर समाज द्वारा प्रदान किए गए संसाधन। ठीक है। मान लो एक कोई ग्रुप है, उसने मिलके यहाँ पे कोई चेयर बनवा दी।
पार्क, मतलब एक कोई पार्क है और उसने वहां पे एक चेयर बनवा दी, तो वो सब लोग उस पार्क में आते हैं, वो सब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समाज द्वारा, यानी कि एक कम्युनिटी ने ये इस काम को किया। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को इनके रख रखाव की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अब जैसे सरकार ने कोई चीज बनाई है, सरकार ने कहीं आपको हॉस्पिटल बनाए हैं, सरकार ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो उनको गंदगी ना करना। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है, लोग कहीं भी पिक कर देते हैं, कहीं भी गंदगी मतलब छोड़ते ही नहीं है सरकारी हॉस्पिटलों में। लेकिन अब वो पहले से ज्यादा काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है और सफाई भी रहती है, पहले बहुत गंदे रहते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए और हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अगर आपको कोई चीज बना के दी है तो आप उसका नुकसान करो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अस्पताल, सड़कें, पार्क। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे सामुदायिक संसाधन। ठीक है, तो संसाधन हमने कितने टाइप के पढ़ लिए, और सांझे में परिवार वाले आएंगे, जो परिवार के लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा प्राकृतिक जो प्रकृति से मिल रहे हैं, सामुदायिक जो हमारा सरकार या समाज के द्वारा, समाज एक कम्युनिटी को कहते हैं, वो होता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें उपयोगिता की, यानी कि इनकी विशेषताएं। अब विशेषताएं कैसे, संसाधनों की विशेषताएं कैसी होंगी। अब उपयोगिता का क्या अर्थ होता है, क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमारा उपयोगिता, तो जो सबसे अनिवार्य विशेषता है ना हमारी संसाधन की, वो होती है उपयोगिता। एक समय में कोई संसाधन कितना उपयोगी है वो हमें समझना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि अगर वो संसाधन एक समय में अभी हमारे लिए जरूरी है तो वो कल भी हमारे लिए जरूरी होगा, लेकिन वो संसाधन किसी और के लिए जरूरी हो सकता है ना। आज अगर हमारी कोई, मान लो बुक है, आज हम 10th क्लास में हैं, कल हम 11th क्लास में आ जाएंगे तो हमारी जो बुक है वो हमारे लिए यूज नहीं होगी, हमारी नई बुक आएंगी। अब यूज से तो अगर हम करना चाहें तो वो एक अलग चीज है, मतलब एक एग्जाम्पल है कि अगर वो बुक हमारी 11th में अगर हम आ गए तो हमारी बुक चेंज हो जाएगी, तो वो संसाधन हमारा खुद 11th में बदल गया। ठीक है, और जो 10th की बुक है वो किसी और के लिए भी यूज हो सकती है, तो वो संसाधन किसी और के लिए उपयोगी हो गया, है ना। तो इसीलिए हमारी जो उपयोगिता होती है, कोई संसाधन हमारी आवश्यकता को पूरा करने में कितना मूल्यवान या फिर कितना उपयोगी है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, यही हम इसने बोला है कि एक संसाधन मानो एक समय में उपयोगी हो सकता है लेकिन दूसरे कार्य के लिए नहीं उपयोगी हो सकता, या फिर एक संसाधन हमारे लिए आज उपयोगी है कल वो किसी और के लिए उपयोगी हो सकता है। ओके, तो दिस इज उपयोगिता, इसका मीनिंग होता है संसाधन की विशेषताओं में सबसे पहली और विशेषता है ये उपयोगिता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपयोगिता। तो इसके अलावा ये तो एक हमारी विशेषताओं में सबसे पहली थी उपयोगिता, इसके अलावा एक और होती है सुलभता। क्या होती है, सुलभता। तो ये हमें सुलभता क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें कोई संसाधन हमारे लिए कितना जरूरी है उसकी हमें ज्ञान होना चाहिए, या आज जो संसाधन हमारे लिए जरूरी है वो हमारे लिए कितना उपयोगी आगे भी आ सकता है, तो वो हमारा काम करने में कितना सुलभ हो रहा है, यानी कितना उपयुक्त हो रहा है, इसका हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब अगर मानो आपका एक एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं मनी का। मनी मनी क्या है कि ये सबके पास बराबर तो होती नहीं है। ठीक है, सबके पास अलग अलग होती है। अब किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। मान लीजिए अब मनी जो हमारे आगे वाले महीना हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमें 70 मिले और जाते जाते हमारे कितने रह गए, मान लो 5 रह गए। ठीक है, तो ये महीने के, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो समय है वो अभी हमारा कुछ चेंज हो रहा है। तो ये जो मनी भी होती है ना, तो ये भी हमारी सीमित होती है। ठीक है, धन कैसा होता है, सीमित, जो हमारा आरंभ में कुछ और महीने के अंत तक कुछ और हो जाता है। ठीक है, यानी कि कम हो जाता है। तो इसमें हमारा एक एग्जाम्पल ऐसे भी सेट, क्वेश्चन सेट किया जाता है कि हमारा जो ऐसा कौन सा उपयोगिता है, यानी कि जो ऐसी कौन सा एग्जाम्पल है जो आपका महीने के आरंभ में कुछ और महीने के लास्ट में कुछ और हो जाता है, ऐसा कौन सा संसाधन है, तो वो कौन सा है, हमारा धन हमारा ऐसा ही एक संसाधन होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या एक और गुण आता है हमारा विनियमितता। विनि ये क्या होता है,
ये जो मैंने अभी आपको एक 10th का एग्जाम्पल दिया था ना, ये सेम उसी की तरह। तो आज जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो कल किसी और के लिए जरूरी होगी, यानी कि अदला बदली। ठीक है, वो होती है विनियमता, है ना। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे को अगर आज किसी चीज की जरूरत है और वो चीज हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है ना। आज हमें पेन की जरूरत है और पेन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम उसकी जगह पे किसी और चीज का यूज कर लेंगे, यानी कि पेंसिल का यूज कर लेंगे, तो उसको हम उससे बदल सक रहे हैं। ठीक है, अब मानो आप अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे हो स्कूल से, स्कूल बस आती है और आज उसने कह दिया अचानक से कि आज स्कूल बस नहीं आएगी आपको पिक करने के लिए, है ना। क्यों, उसका टायर खराब हो गया, मतलब इंस्टेंट कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? आप अपने घर में जो भी वाहन होगा, स्कूटी है, साइकिल है, जो भी है, बाइक है, उससे आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आओगी। ठीक है, तो आपने क्या किया? विकल्प ढूंढा एक दूसरा। ठीक है, उपयोगिता ढूंढी उसकी। तो ये होता है हमारा विनियमता, है ना। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर हम और बात करें प्रबंधन प्रक्रिया, यानी कि इसकी हम संसाधनों को सफल कैसे बदलेंगे, तो इसके जो स्टेप्स होते हैं, पढ़ते हैं ना, स्टेप्स किसके? मैनेजमेंट के। कितने पढ़ते हैं हम? 5 होते हैं। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी में भी 5 ही है, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सबसे पहले कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो सभी संसाधन कैसे होते हैं? हमारे सीमित होते हैं, हमें पता है ना, हमने पढ़ा है। और संसाधनों को सफल बनाने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? एक मैनेजमेंट जरूरी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रक्रिया ही तो पढ़ रहे हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं। और संसाधन को हमें सफलता में हम बदलेंगे कैसे, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें शुरुआत करनी कैसे है। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हमारा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग को क्या कहते हैं? नियोजन। फिर होता है हमारा आयोजन। आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में बात कर ले तो। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आता है? हमारा कार्यान्वयन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। और इसके बाद जब हम चौथे पे बात करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल। ठीक है, और पांचवा क्या होता है? मूल्यांकन। ये होते हैं हमारे संसाधन प्रक्रिया के, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स। हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग, पी। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ओ। फिर होता है कार्यान्वयन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है? कंट्रोलिंग। और फिर होता है मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन। ठीक है, अब ये बात, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रबंधन प्रक्रिया के 5 ही स्टेप होते हैं, और उसमें 6 या 7 कहीं भी दिया होता है, आपको आंसर एनसीईआरटी के बेस पे ही लगाना है। और एनसीईआरटी के बेस में अगर आप पढ़ोगे और बुक को रीड भी करोगे, देखोगे भी, तो यही 5 स्टेप आपको दिए हुए हैं।